प्रोग्राम जुर्मो सजा में मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। हम आपको बताएंगे कि 4 बच्चों के बाप सैफुल माशूक को किस तरह से एक लड़की से दोस्ती के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। रकाबत की भेंट चढ़ने वाला सैफुल माशूक को कत्ल करने के बाद मुजरिम ने उसकी लाश के साथ क्या किया। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब भी कोई जुर्म होता है तो मुजरिम जाए वकुआ से अपने जुर्म के तमाम निशानात को मिटा देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन सैफुल माशूक को कत्ल करने वाला मुजरिम पुलिस से बहुत ज़्यादा बेखौफ था। यही वजह थी कि उसने अपने हर एक एक्ट को अपने मोबाइल के अंदर फिल्म बंद किया। जब मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो उससे वो मोबाइल भी रिकवर किया गया। सबसे पहले हम चलेंगे सैफुल माशूक के घर, उसकी बेवा से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि वो क्यों पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवालात उठा रही है, जबकि पुलिस सैफुल माशूक को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है। जी, मैं इस वक्त सैफुल माशूक के घर पे मौजूद हूँ। सैफुल माशूक वो नौजवान है जिसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। सफाक कातिल ने अपने कत्ल के निशान को मिटाने के लिए सैफुल माशूक को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया और जलाकर उसी वर्कशॉप में जिसका मालिक सैफुल माशूक था उसके सहन में दफना दिया। सैफुल माशूक के अहले खाना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से सैफुल माशूक को कत्ल किया गया और इसके पीछे क्या वजूहात थी और अब उनके अहले खाना किस कर्ब से जो है वो गुजर रहे हैं। जी, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा को दिखाए कि ये सैफुल माशूक की वालदा हैं, बुजुर्ग खातून हैं। इनके साथ ये सैफुल माशूक के वालिद हैं। जब से सैफुल माशूक इस दुनिया से गया है अब ये बीमार रहने लग गए हैं और बहुत कम बोलते हैं। ये उनकी बेवा है, ये सैफुल माशूक का बेटा है और ये मुकदमे के मुद्दई भी हैं और इनके बहनोई भी हैं, क्योंकि सैफुल माशूक के जो भाई थे वो बैरून मुल्क थे रोज़गार के सिलसिले में, इसलिए फिर उस वक़्त उन बुज़ुर्गों को, इनकी वालदा या वालिद को जो है वो मुद्दई नहीं बनाया गया, बल्कि उनके जो बहनोई थे उनको मुद्दई बनाया गया। और साथ ये बैरून मुल्क से इनके भाई थे वो भी अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना वो आ चुके हैं। सबसे पहले हम उनकी वालदा से बात करेंगे। अच्छा मैं ये तो दसाओ भी तुम्हारे कितने बाल हैं? 5 जन खैर दे 5। अच्छा जी, दिहाड़े सैफुल माशूक घरों गया वाला को मिल के गया क्या थोड़ा जैसा कुछ ऐसा? ना कोई ना, मैं तो महीने दूध निकला होया है मेरा पुत्र मेरे को मैं सलवाया है आता अम्मी मेरे 3 दिन तो आ वैसा मैं आसा तो मिला सा जी। अब मैं वालो चोरी तू वेंदा पियायो वेंदा लंगड़ा छोदा मैं को आखे सी अम्मा आखे कोई है तेरे भाई पुत्र दर में वेंदा पिया शेष देर मां के हाँ मां को आखे मैं को आखे मेल वैसी मैं को डाटी मुंह जाई वती मैं को मेल वैसी। अच्छा ये हमारे साथ उनकी बेवा है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि सैफुल जब घर से गया कुछ परेशान था, कुछ आपको कभी उसने जिक्र किया हो कि उसके साथ कोई जो है वो कोई मसला चल रहा है? नहीं, कभी नहीं। कोई घर से तो जैसे रूटीन वाइज जाते वैसे गया था। कोई मसला नहीं था, खुश था, जैसे भाई आता था रूटीन से वैसे ही आया, खाना खाए तो कह के गया भाई सुबह नाश्ते के लिए मैं ना सामान लेता आऊँगा। फिर वो सुबह नहीं आया? नहीं, सुबह नहीं आया। आपने उसका इंतज़ार किया नाश्ते पे सामान का? हाँ जी, ऐसे अक्सर हो जाता था भाई, काम होता था ना वर्कशॉप में तो 1-2 दिन लग जाते थे उन्हें, ये हमारे भाई। अच्छा अभी सैफुल तो चला गया तो अभी आपकी गुज़र औक़ात किस तरह से हो रही है? अब मैं देख रहा था घर के सहन में सिलाई मशीन पड़ी थी, कपड़े सीती हैं? बस बच्चों के थोड़े बहुत सी लेती हैं, सी के वो गुजारा कर लेती हैं। अच्छा ये सैफुल माशूक का बेटा है हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद शहीद। अच्छा आपको वालिद साहब जिस दिन गए थे घर से जाते हुए मिल के गए थे? हाँ जी। अच्छा क्या आपको कुछ कह के गए थे कि मैं किस वक्त तक आऊँगा? को आपने उस दिन जिस दिन जो गए थे कोई फरमाइश की हो कि मेरे लिए बाबा आते हुए ले आइएगा? नहीं। क्या ज़्यादातर आपके लिए क्या लेके आते थे? आपको क्या खाने में पसंद था जो वो शौक़ से आपके लिए लेके आते थे? मेरे घर से चॉकलेट लेके आते थे। अभी याद आते हैं? तो अभी कोई चॉकलेट कौन लेके आता आपके लिए? अपने मेरे चाचू। आपके चाचू लेके आते हैं? अच्छा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मुकदमे के मुद्दई। अच्छा आप बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, क्योंकि आप उस वक्त सबसे पहले जिस वक्त सैफुल गुम हुआ, लापता हुआ, तो आपने पुलिस को भी इतला दी और वर्कशॉप भी गए, तो इसके मुतालिक बताएं। हमें 6 दिन बाद पता चला, वर्कशॉप गए, वहाँ एक शागिर्द था उमर फ़ारूक, उसने हमें बताया, पहले 15 की 15 वालों को उस बच्चे ने नहीं बताया,
उसके बाद रात के 12-1 बजे उस बच्चे ने बताया कि यहाँ कोई लाश पड़ी है। फिर हमने 15 की, 15 न चली। सुबह को हमने कार्रवाई की, पुलिस आई, SHO इरफान हाशमी साहब वो है, उन्हें अपने SHO लाश बाहर कढ़ाई। वाल 1.5 महीना तो 3 दफ़ा तो लाहौर DNA वास्ते गए हैं। अच्छा ये बताएं कि जब सैफल घर से लापता हो गया तो 3-4 दिन तक वो लापता रहा और फिर आपने उसकी तलाश शुरू की? असल में ना मोबाइल जो था ना वो कातिल के पास था। हाँ, उसने अपने इंटर में रख लिया, अपने मोबाइल, उनकी बाइक, उनके शनाख्ती कार्ड जो भी उनकी जेब में था ना, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया उस कातिल ने ना। आप उससे राब्ता करते रहे? नहीं, राब्ते वाला मोबाइल भी मेरे खामद की जेब में था। जब आपके खामन लापता हो गया, घर नहीं आया, तो आपने उसके मोबाइल पे राब्ता किया तो मुलजिम उठाता था? हाँ, मुलजिम उठाता था। मुलजिम ने बोला कि वो लाहौर है, मीटिंग में है, हम माल लेने के लिए गए हुए हैं, लाहौर मीटिंग में है, जब आएगा तो आप हम बात करा देंगे, अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं। इस तरह से। कब आपको शक पड़ा कि कुछ जो है वो गलत हो रहा है? हाँ जी, जब मैं कॉल करती थी मेरे पास अपना मोबाइल नहीं था। जैसे ही मैं कॉल करती थी किसी से, लेके दूध वाले हैं, 7 नेबर्स हैं, उनसे लेके भाई कॉल जब मैंने किया ना, तब भाई उनका पावर ऑफ था मोबाइल। तब मुझे शक हुआ भाई, घर मैं खुद गई हूँ वर्कशॉप, भाई देखूँ क्यों नहीं आ रहे मेरे शोहर। हाँ, वर्कशॉप में खुद इस बच्चे के साथ गई हूँ रिक्शा। इस बच्चे के साथ? बेटा आप जरा इधर से। अच्छा, इस बच्चे के साथ जो था वो आप गई, इधर बैठ जाए। इस बच्चे के साथ आप वर्कशॉप गई, फिर आपने क्या देखा वहाँ पे? ताले देखे हैं मैंने, वर्कशॉप में ताला लगा हुआ था। फिर नेबर से पूछे, साथ हमसाए जैसे भाई हैं घर, वहाँ से पूछे भाई, उन्होंने बोला हमने तो ताले ही देखे हैं, हमने नहीं देखी वर्कशॉप आपके शोहर को। हाँ जी। पुलिस को इतला दी गई? नहीं, मैंने पुलिस को नहीं, मेरे भाई साथ थे, बड़े भाई थे मेरे, उनके साथ। फिर मैं मेके चली गई हूँ, बेताले देखे हैं, वहाँ से भाई को साथ लिए, वर्कशॉप दोबारा आई हूँ। फिर इनके शागिर्द थे मेरे खामद के साथ, उस्ताद असलम थे, उस्ताद थे उनके, सबसे भाई पूछा है फ़ोन पे तो सब जमा हो गए। फिर इधर भी मैंने कॉल करवाई थी भाईजान के, सबको। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने जो है, आप इधर बैठे बेटा, आप वहाँ पर गए और 6-7 दिन के बाद, अच्छा मुलजिम वीडियो भी बनाता रहा, आप मुझे बता रहे? हाँ जी, जेल्लै लाश कढ़ लई ना वाल, उस तो बाद असां 1.5 महीना तो असां DNA करन 3 दफ़ा लाहौर गए हैं। उस तो बाद 40 दिन बाद मुजरिम पकड़ी जाए। अच्छा, क्यों कत्ल क्यों किया? आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात थी ऐसी कि जिसके ऊपर जो था वो मुलजिम जो अली रज़ा था, उसने उसको कत्ल भी किया और इतनी सफाकी के साथ कत्ल किया, फिर उसकी वीडियो भी साथ बनाता रहा? लेकिन सानू साथ घरों ना 21-25 लाख रुपये च आके गए, तेल का काम आई ना, तो सारे समझना चाहते भी तेल पैसे के पीछे उस मारे हैं, लेकिन वो झूठ बोलेंदे आते भी इसकी कोई सैटिंग आई मेरी मशूक नाल, तो इस वजह से उन्होंने मारे, जुल्म किया है। अच्छा, उसने उसको जलाया? हाँ जी। और फिर जलाने के बाद फिर उसकी लाश को जो है वो दफना दिया। इस सारे अमल को जो था वो वर्कशॉप का मुलाजिम जो था वो बीच में शामिल था, छोटा बच्चा। उस बच्चा जो है ना, बच्चे ने लाश नहीं डिठी, बच्चे को खड्डा कटाया सी, वो आदा भी मैं जूस लाया, वो जूस लवन गई, उस पीछे पूर दी लाश। उस अगर तेरा उस्ताद या जी भी पहले तो खड्डा खाट होना, तो खड्डा पूर दे हो, तू खड्डा पूर दे, यानी कि उस मिट्टी पा के पीछे बाल को पुराए है। उस तो पीछे वाला बच्चा 3 दिन बाद बहुत दल वार पूरे हफ्ते वार खड्डा खाट के डिठा है। वो आदे भी मैं डिठा तो मैंने बाजू कड़क दी आवाज़ है, बाजू मेरे हथे आया है, कंबल के वेले पिटो है। ये बच्चे का बयान है, जो सन दसिया तो असं पकड़ के घर लाए उसे। वो आदे भी मैं वाल मेरा दिल नहीं बर्दाश्त किया, मैं पूर दिता है, ये मैंने पता कहना औरत है, ये मार दे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने DNA करवाया, लाश नाकाबिल शनाख्त थी? बिल्कुल नाकाबिल शनाख्त, सिर्फ ये मर्द की पहचान है भी हाई मर्द, बाकी ये पहचान कोई नहीं भी चेहरे दी तो बिल्कुल पहचान कोई। फिर DNA से शनाख्त हुई कि ये सैफुल माशूक? नहीं, DNA की रिपोर्ट ही कहना है तो वाले सानू वीडियो दिखा दी थी, पकड़ी गया। अच्छा, फिर मुलजिम पकड़ा गया और मुलजिम ने फिर एतराफ़ जुर्म कर लिया? एतराफ़ जुर्म किया, उस वीडियो भी दिखाई, उसने बकायदा दसा फलानी थारे सामान। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि 1.5 माह हो गए लेकिन अभी तक जो है वो DNA की रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि पूरे पंजाब में सिर्फ एक पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर में है और पूरे पंजाब से जितने भी DNA टेस्ट होते हैं उसके जो सैंपल होते हैं वो इस लेबॉर्ट्री में जाते हैं। अगर ये मुलजिम जो था वो खुद एतराफ़ जुर्म ना करता
तो अभी तक 1.5 माह गुजरने के बावजूद जो है वो डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई। इन्होंने भी लाश को दफनाया तो उस वक़्त तो दफना दिया, लेकिन उसके बाद जिस वक्त इनको तसल्ली उस वक्त हुई जिस वक्त मुलजिम पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद फिर उसने अपनी वीडियोज़ दिखाई, फिर इनको तसल्ली हुई कि उन्होंने जिस लाश को सैफुल माशूक समझ कर दफनाया है वो वाकई ही हकीकतन सैफुल माशूक की लाश है। तो यहाँ पर जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है वो सिर्फ पंजाब में एक है। तो चाहिए तो ये कि पंजाब इतना बड़ा 12-13 करोड़ आवाम का सूबा है, तो यहाँ पे 2 से 3 लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए ताकि जो डीएनए के टेस्ट हो सकें, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो बर वक्त आएँ। अभी हम यहाँ से चलेंगे उस वर्कशॉप पर जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ, आपको वो क्राइम सीन दिखाएंगे कि किस जगह पे उसको दफनाया। तो चले मेरे साथ और वर्कशॉप चलते हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ रोड पर मकतूल सैफुल माशूक की वर्कशॉप में मौजूद हूँ। हम आपको थोड़ा सा क्राइम सीन दिखाएंगे कि कौन से कमरे में सैफुल माशूक पर पहले तशद्दुद किया गया, फिर उसको वहाँ पर कत्ल किया गया और उसके बाद एक ड्रम में डालकर उसकी लाश को जलाया गया और फिर इस वर्कशॉप के सहन में उसको दफना दिया गया। मैं अपने कैमरामैन जाहिद कुरैशी से कहूँगा कि वो थोड़ा सा क्राइम सीन दिखाए। ये सामने आपको ये 2 कमरे नज़र आ रहे होंगे इस वर्कशॉप में। एक कमरा जो था वो सैफुल माशूक का ऑफिस था, जबकि जो दूसरा कमरा था वो रिहायशी कमरे के तौर पर इस्तेमाल होता था। वहाँ पर 2 लड़के जो इस वर्कशॉप में काम करते थे वो रहते थे। ये वो कमरा है। इस कमरे में एक सोफ़ा पड़ा होता था जिसको अब उठा लिया गया है। उस सोफ़े के ऊपर जो था सैफुल माशूक को तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करते वक्त मुलजिम उसकी वीडियो भी बना रहा था। हमारे पास वो वीडियो भी मौजूद है, लेकिन वो इस कदर खौफनाक है कि उसको ऑन एयर नहीं किया जा सकता। उसमें मुलजिम उसको एक लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बना रहा था और साथ साथ उसको कह रहा था कि अब तुम मेरी दोस्त के साथ दोस्ती करोगे, और उस तशद्दुद कर करके सैफुल माशूक को मार दिया। और फिर इसी चारपाई के अंदर उसने कंबल में लपेट कर सैफुल माशूक की लाश को रख दिया। फिर उसके बाद 3 दिन तक वो सोचता रहा कि इसकी लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। जो 2 कारीगर बचे थे उनको छुट्टी करवा दी गई और ये कहा गया कि अब आप जाएं क्योंकि उस्ताद जो है वो शहर से बाहर किसी काम के लिए गया हुआ है। जब 2 से 3 दिन तक मुलजिम अली रज़ा को समझ नहीं आई कि इस लाश को किस तरह से ठिकाने लगाए, तो फिर हमें बताया गया कि ये वो जगह थी जहाँ पर एक ड्रम रखा, उसने लाश को ड्रम के अंदर डाला और फिर उसको जला दिया। जलाने के बाद उसने जो कारीगर बच्चे थे जो यहाँ पर काम करते थे उनके साथ वो राब्ते में था, क्योंकि वो मकतूल का दोस्त था, उसका आना जाना था, उसके पास तमाम लोगों के फ़ोन नंबर्स थे। फिर उसने उसके एक शागिर्द को बुलवाया, इस लाश को ढांप दिया एक तरपाल से, इस ड्रम को, जली हुई लाश को, और बच्चे को ये कहा कि उस्ताद ने मुझे कहा है कि ये वर्कशॉप का एक साइड है, यहाँ पर तुम गड़ा खोदो। वो गड़ा जिस वक्त उस बच्चे ने खोद लिया और उसके बाद मुलजिम ने उसको जूस लेने के लिए भेज दिया, पैसे देकर कहा कि नागशा चौक से जाकर जूस लेके आओ। उसको जानबूझकर, हालांकि जूस की दुकानें नज़दीक भी थी, लेकिन उसको ये कहा कि तुमने दूर जाके जूस लेकर आना है। इसी दौरान उसने ये निशान भी अभी नज़र आ रहे हैं, यहाँ गड़ा था, इस गड्ढे में उसने मकतूल सैफुल माशूक की लाश को कंबल समेत ही इसके अंदर रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद जिस वक्त वो शागिर्द आया तो उसको मुलजिम ने यह कहा कि यार तुम्हारे उस्ताद ने पहले कहा था कि ये गड्ढा खोद दो, अब उसका मुझे फ़ोन आया कि इस गड्ढे को बंद कर दो। और ये बात कहने के बाद उसने यहाँ पर पानी के साथ छिड़काव किया और उसके बाद मुलजिम चला गया। जब 4 रोज़ तक सैफुल माशूक का कुछ पता नहीं चल सका, तो जब उसके वर्सा यहाँ पर आए और फिर जो उन्होंने जो कारीगर बच्चे थे, जब उनसे उनका इंटरव्यू किया तो उनमें से एक बच्चे ने ये कहा कि यहाँ पर गड्ढा खुदवाया गया था, मुझे नहीं पता कि इस गड्ढे में उसने क्या चीज़ जो है वो दफनाई है। फिर जब मुलजिम ने ये बयान दिया तो उस वक्त इन्होंने थोड़ा सा उस गड्ढे को जिस वक्त करोदा तो उसमें से एक बाजू इंसानी लाश का जो है ना वो उनको नज़र आया, जिसके ऊपर उन्होंने 15 पुलिस को इतला दी। पुलिस ने यहाँ मौके पर पहुँच के ये लाश जो थी यहाँ से इसको गड्ढे से निकाला और फिर उसका DNA टेस्ट के लिए जो है वो भिजवा दिया। अब ये मुलजिम सफाक मुलजिम जो इस तमाम वाक़े की वीडियो भी बनाता रहा, अली रज़ा, वो किस तरह से गिरफ़्तार हुआ। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त उसने सैफुल माशूक को कत्ल कर दिया तो इस वर्कशॉप में अच्छा खासा कीमती सामान था। यहाँ पर वो
वो बतौर वेल्डर काम करता था सैफ अल माशूक खुद, और दो उसने कारीगर रखे हुए थे और बड़े बड़े जो ऑयल टैंकियाँ होती हैं वो बनाया करता था। इस दौरान जिस वक्त सैफ अल माशूक लापता था, जब उसकी लाश रिकवर हो गई तो इस वर्कशॉप को वर्सा ने बंद कर दिया। तो अली रज़ा आता रहा और यहाँ पर जितना सामान मौजूद था उसको यहाँ से रात के औकात में चोरी ले जाकर मार्केट में फ़रोख्त करता रहा। और हमें यह बताया गया कि जब वो जाके मार्केट में यहाँ से लोहे की चीज़ें उठा के फ़रोख्त करता था तो लोग ख़रीदते नहीं थे, वो पूछते थे कि आप ये सामान जो है वो कहाँ से लेकर आए हैं। तो उस वक्त वो अपना एक पुराना रज़ाकार का कार्ड दिखाया करता था कि जी ये देखें मैं पुलिस में हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो इसलिए जब वो कार्ड दिखाता था तो लोग मार्केट के जो थे चौक शहीदा और दीगर एक दो मुकामात पर जहाँ पर उसने अच्छा खासा सामान इस वर्कशॉप से चोरी करके बेचा, वो उससे वो सामान ले लेते थे। ये हमने आपको क्राइम सीन बताया, सैफ अल माशूक के घर वालों से मिलवाया। अब हम चलेंगे पुलिस के पास कि पुलिस इस मुलजिम तक कैसे पहुंची। और इस वक्त मुलजिम जो है वो जुडिशल है, कोर्ट में समाअत हो रही है। मुलजिम को जल्द अज जल्द सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस क्या कर रही है, और मुद्दइयों के जो अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस तमाम वाक़े में सिर्फ एक अली रज़ा शामिल नहीं हो सकता, कोई और मुलजिम भी शामिल हो सकता है। इस तमाम के लिए अब हम चलेंगे पुलिस के पास और उनसे जानेंगे कि वो इस केस के बारे में क्या कहती है। जी, सैफ अल माशूक का कत्ल एक अंधा कत्ल था और अंधा कत्ल पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग होता है उसको ट्रेस करना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर इरफान, जिन्होंने सैफ अल माशूक कत्ल केस में मुजरिम को गिरफ्तार किया। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने ये केस जो है वो किस तरह से ट्रेस किया, क्योंकि लाश जब दफनाई दी गई थी जलाकर और फिर बाहर निकाली तो कोई उसके वेयर अबाउट्स का भी नहीं पता था। किस तरह से आप मुलजिम तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई एक चैलेंजिंग इंसिडेंट था। इसके लिए हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की। ख़ास तौर पर हमें CCTV फुटेज जो हैं रोड्स पे, वहाँ से क्लूज़ मिले कुछ। उसके बाद हमने जियो फेंसिंग करवाई, डाटा इकट्ठा किया और तकरीबन कोई 1200-1300 नंबरों में से शॉर्ट लिस्टेड नंबर पे काम किया। और इसके अलावा हमने जो लोकल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं, वो भी काफ़ी यूज़ किए। इस तरह से तीनों तरीके यूज़ करके हमें मुलजिम के बारे में पता चला। अच्छा, ये बताइएगा इरफान साहब कि नॉर्मली जब कोई भी मुजरिम जो होता है कोई जुर्म करता है तो वो अपना कोई निशान वहाँ पर छोड़ता नहीं है, तो आखिर क्या वजह थी कि मुजरिम अपने हर एक्ट की जो था वो फिल्म बंदी कर रहा था अपने मोबाइल के ज़रिए? जी, मुलजिम ने जब इंसिडेंट कर लिया तो उसके बाद उसने अपने मोबाइल में वो फुटेज बनाई। उसके अलावा उसने वो फुटेज कहीं पे शेयर नहीं की, कोई सोशल मीडिया पे या किसी दीगर लोगों को। वो अपनी मेमोरीज़ के लिए रख रहा था या जो भी था, उसने अपने मोबाइल में ही वीडियो बनाई है। अच्छा, मकतूल की जो बेवा है उसका ये खदशा है कि शायद अकेला ये एक मुलजिम नहीं था अली रज़ा, कोई और भी हो सकता है। तो आप जो बेवा का ये जो एक सवाल है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि सारे वाक़े में एक ही मुलजिम था या अभी भी आप इसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं? नहीं, इसमें एक ही मुलजिम था, वही इन्वॉल्व था और उसी के ही क्लोज मिले हैं। उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी एक दूसरे के साथ, वो ट्रस्ट करते थे, तो उसका उसने मिसयूज़ किया है और उसने एक नहीं मारा। उसके अलावा किसी दूसरे मुलजिम का इस इंसिडेंट में होना वो हमारे नज़दीक साबित नहीं होता। जी, ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर इरफान, जो हमें बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से इस वाक़े को ट्रेस किया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जिस मुआशरे में सज़ा और जज़ा का निज़ाम कमज़ोर हो वहाँ शहरी कानून हाथ में लेते हुए ज़रा बराबर भी नहीं घबराते। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में संगीन से संगीन जुराइम की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। रब रखा। पेशावर से मैं हूँ शीबा हैदर। खुलेआम असले का इस्तेमाल एक ऐसी लानत है जिसने हंसते बसते घराने को उजाड़ दिए हैं। ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या उस वक्त रोनुमा हुआ कि जब नोबियाता जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था कि दो मुखालिफ ग्रुपों के माबैन फायरिंग के तबादले में आकर ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये वही इलाका है, ये वही सड़क है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खुलेआम फायरिंग के नतीजे में लोगों की जानों का ज़िया एक मामूल बन चुका है, जबकि पुलिस की कारकर्दगी के पर भी एक सवालिया निशान बन चुका है। यहाँ पर हमने आपको सूरत हाल बता दी है कि कहाँ पर फायरिंग हुई थी और नोबियाता जोड़ा कैसे फायरिंग का निशाना बना। हम चलते हैं, उनकी फैमिली से बात करेंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे कि क्या मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं और ये वाक़या किस दिन पेश आया। उनकी फैमिली से हम बात करेंगे।
सर पर सेहरा सजाने के कुछ ही दिन गुजरे थे कि नोबियाता दूल्हा फायरिंग की जद में आकर मौत की आगोश में चला गया है। इस वक्त हम नोबियाता दूल्हा के घर पर मौजूद है। उनके कज़न सफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और शादी को कितने दिन गुजरे थे। जी ये बताइएगा सर कि ये वाक़या कैसे पेश आया और शादी को कितने दिन गुजरे थे कि वो मतलब उनकी डेथ होगी। जी साथ की शादी 9-10 नवंबर को हुई थी और शादी के तकरीबन 5 दिन बाद फ्राइडे को उनके वालिदैन ने साथ को कहा कि आप दुल्हन को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ या बाहर कहीं डिनर वगैरह कर लें। तो वो लोग जा रहे थे मुनाल रेस्टोरेंट। तो मुनाल जा रहे थे तो वो जब उमर गुल रोड को क्रॉस की और गैप CNG के सामने वहाँ पे कोई फायरिंग वगैरह हो रही थी 2 ग्रुपों के दरमियान। तो उस फायरिंग के ज़द में साथ आ गए और वो मेरे ख़्याल में चिन के करीब कहीं उनको गोली लगी। और अच्छा ये बताएंगे कि क्या ये फायरिंग बिल्कुल खुलेआम सड़क पर हो रही थी? जी बिल्कुल मेन रोड पे ये फायरिंग हो रही थी, मेन रोड पे। अच्छा मुझे बताएंगे उनको कितनी गोलियां लगी, उनके साथ उनके और फैमिली मेम्बर्स थे, उनके मिसेस थी, उनके साथ कितने लोग मौजूद थे फैमिली के? उनके साथ उनकी मिसेस थी और एक मामू थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में उस गाड़ी में थे या कि दूसरे में थे, वो भी साथ थे। अच्छा जो दूल्हा जो था वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था? दूल्हा खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मिसेस उनके साथ आगे बैठी थी। अच्छा ये मुझे बताएं कि जब वो फायरिंग के जद में आए तो कहाँ पर उनकी गोलियाँ लगी? जी गोली उनकी चिन पे लगी थी, एक ही गोली लगी है। चिन पे जब गोली लगी तो फिर डॉक्टर लेडी रीडिंग अस्पताल उनको पहुँचाया गया? जी नहीं, नॉट लेडी रीडिंग, यहाँ KTH वो लेके आए और KTH बस पहुँचती ही वो दम तोड़ गए थे। क्योंकि आपको पता है कि जब फेस पे या यहाँ कहीं गोली लग जाते आपका स्पाइनल उससे इफेक्ट हो जाता है और वो उसके बाद बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बताएंगे कितने उनके बहन भाई हैं, उनके माँ बाप के हवाले से बताएगा कि इनके माँ बाप, और ये दूल्हा खुद क्या काम करता था? साथ खुद अमेज़ॉन के ऑनलाइन बिज़नेस में इन्वॉल्व था और वो माँ बाप का इकलौता बेटा था और साथ 3 बहनों का इकलौता भाई था। अच्छा बताएंगे कि ये जब उनकी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे, वो जा रहे थे अपनी मिसेस को लेके जा रहे थे, तो जब फायरिंग का तबादला हुआ तो आप लोगों को उनकी मिसेस ने फ़ोन करके बताया कि जी उस तरह वो गोली पे लग गया? जी बिल्कुल, उनकी मिसेस ने अपने भाई को फ़ोन किया क्योंकि उस वक्त मेरे ख़्याल में वो भी परेशानी में थी और फिर उसके बाद उसके भाइयों ने मेरे जो मामू हैं उनको इन्फॉर्म किया। मैं ख़ुद उस वक्त नहीं था, मैं इस्लामाबाद था। फिर उन्होंने मुझे कॉल की तो मैं बस वहीं से निकल आया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, 3 बहनों का इकलौता भाई, माँ बाप का इकलौता बेटा। क्या समझते हो कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी? जी उनकी माँ बाप की हालत ना देखने की है। अगर आप उनके माँ बाप को देख लें तो वो बाप ऑलरेडी इज़ अराउंड 71-72 और माँ भी उनकी बहुत ज़्यादा बीमार है। तो आई डोंट नो कि वो सर्वाइव भी कर पाएंगे कि नहीं। जुल्म की इंतहा और माशरती बेहिसी देखें कि पेशतखरा में 2 फरीकैन के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में गाड़ी में जाता हुआ दूल्हा जाम बाग हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को तो गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग थाने में और हमारे साथ मौजूद है जो 2 मुलजमान जिन्होंने फायरिंग की आपस में, और उसकी जद में नोबियाता दूल्हा जो है वो जाम बाग हो गया। एक दूल्हे का घर, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके ख़ानदान जो है वो तो उजड़ गया। लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने फायरिंग क्यों की और किस बुनियाद पर फायरिंग करते हुए इन्होंने करके जो दूल्हा जहां बाग हुआ वजह क्या थी। जी ये मुझे बताएं कि आपने फायरिंग की, क्या आप लोगों के दरमियान क्या लड़ाई चल रही थी, और वो भी आप लोगों ने एक चौक में लड़ाई की है, फायरिंग की है, जिसकी वजह से एक दूल्हा जहां बाग हुआ, क्या कहेंगे आप? ये खुसरो की वजह से फायरिंग हुए। ये हमारा चाचू का बेटा है, एक प्रोग्राम में उसके साथ लड़ाई किया था और उसके बाद 3 दिन के बाद ये हम जा रहा था घर और वो लोग हमारे ऊपर आ गया कि डायरेक्ट किसके साथ फायरिंग शुरू किया है। मैंने एक आदमी को पकड़ा है कि मत करो फायरिंग, उसने भी हमको मारा है, फायरिंग किया है। रियाज नाम है उसका और ये हमारा हमजा चाचू का बेटा है। वो ये अख्तर के साथ लड़ गया, इसने अख्तर के ऊपर फायरिंग किया, अख्तर ने इसके ऊपर फायरिंग किया, उसमें ये दूल्हा भी लग गया और मैं भी लग गया हूँ और ये हमजा ख़ुद भी लगा हुआ है, ज़ख्मी हुआ है। अच्छा ये बताएंगे ख्वाजा सरा पे आप लोगों ने फायरिंग की, और जब आप लोगों की फायरिंग हुई है तो आप लोगों ने 20 सड़क में पेशतखरा चौक में ये फायरिंग की है? फायरिंग शुरू किया है रियाज और अख्तर ने पहले शुरू किया है फायरिंग।
उन लोगों ने ये फायरिंग बीच सड़क पे शुरू किया है। रियाज अख्तर कौन है? ये हमारा ये मुखालिफ जो है वो ही है। तो आप तो कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा पे फायरिंग, ख्वाजा सरा की वजह से फायरिंग हुई? सरा नहीं था इस दिन नहीं था, 3 दिन पहले उस पे फायर हुआ था ख्वाजरा के सर पे। फिर बाद में हम लोग घर जा रहा था, ये हमारे पीछे आ गया तो डायरेक्ट इसने फायर शुरू किया बीच रोड पे। तो आप जब बीच रोड पे फायरिंग कर रहे थे तो सोच नहीं रहे थे कि यहाँ पर और लोग भी, शहरी भी होंगे, रागीर भी होंगे, रास्ते से जाते हुए कोई भी निशाना बन सकता है? थोड़ा सा आप लोगों में जो है ना एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी? ये तो उन लोगों ने गलती की है ना, हम लोगों ने तो बोले कि फायरिंग मत करो मत करो। मैं तो बहुत ज़्यादा चीखें मार रहा था कि फायरिंग मत करो, लेकिन ये हमारा चाचू का बेटा है, उसके साथ भी पिस्तौल था, उन लोगों के साथ भी 2 पिस्तौल था। इन लोगों ने फायरिंग किए। मैं तो लड़ाई ख़त्म कर रहा था, लेकिन फिर मैं भी लग गया उसके इन लोगों की लड़ाई के बीच में, हम भी लग गया। अच्छा, मतलब आपके चाचा के बेटे जो आपके साथ जो गिरफ्तार है, इन्होंने फायरिंग की है? जी, ये मुझे बताएं कि आपने फायरिंग क्यों की है और पेशतखरा चौक में एक आप लोगों ने फायरिंग की है, रास्ता है, सड़क है, वहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, रागीर गुजरते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का ख्याल नहीं था कि आप सड़क बीच में फायरिंग कर रहे हैं? जी, ये अख्तर ने मुझ पर फायरिंग की, इसलिए मैंने भी फायरिंग की अख्तर पर, लेकिन अख्तर का वो पिस्तौल वो रपट हो गया, उसने बहुत ज़्यादा फायरिंग की हम पर। मैं खुद भी लग गया अख्तर से। अख्तर कौन है? वो खिलाफ है हमारा। अच्छा, तो आप लोगों की क्या लड़ाई थी बीच में? आप लोगों की लड़ाई किस बात पे शुरू हुई थी अख्तर के साथ कि आप लोगों ने सड़क बीच में फायरिंग की है? हमारा वो प्रोग्राम में लांजा हुआ था अख्तर के साथ, उसके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई आपकी ख्वाजा सरा के सर पे हुई थी क्या? नहीं, ख्वाजा सरा के सर पे नहीं, उधर प्रोग्राम में ख्वाजा सरा। अच्छा, मतलब आपका जो कज़न है वो बता रहे हैं कि ख्वाजा सरा की सर पे फायरिंग हुई है, आप बता रहे हैं कि जी किसी और के सर पे हुआ है? हाँ, ख्वाजा सरा के प्रोग्राम में हमारा झगड़ा हुआ था ये अख्तर के साथ। अच्छा, तो अख्तर आपका क्या लगता है, रिश्तेदार लगता है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ख्वाजा सरा के सर पर अख्तर भी लड़ा था और आप भी उसी के साथ लड़ रहे थे? जी हाँ, मैं अख्तर के साथ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब आप सड़क बीच में फायरिंग कर रहे थे तो ये आपने सोचा नहीं था कि इसमें से रागीर गुजरते हैं, सड़क पर मुख्तलिफ़ किस्म के शहरियों का आना जाना होता है, गाड़ियों का होता है, इतना आप मतलब सोच नहीं था कि एक बंदे का घर तबाह हो गया, एक दूल्हा जो रास्ते में जाता वो भी निशाना बना उसका? वो अख्तर रियाज ने डायरेक्ट फायरिंग शुरू किया हम पर, हमने अपनी डर की वजह से फायरिंग किया है। अख्तर और इलियास जो है वो क्या गिरफ्तार हुए कि नहीं? उसमें एक अख्तर गिरफ्तार हुआ है और रियाज नहीं गिरफ्तार। अच्छा, ठीक है, रियाज फरार। ये तो सूरत हाल हमने बता दी है। मुल्ज़िमान से हमारी बात हो गई है, उनकी बेसिकली जो लड़ाई हुई थी वो ख्वाजा सराओं के सर पे हुई थी। एक प्रोग्राम में गए थे और प्रोग्राम में ख्वाजा सराओं के सर पे लड़ाई हुई। बाद में जो इनके फ़रीक़ैन थे, जिन फ़रीक़ैन के साथ इनका लांजा हुआ था, वो उन्होंने सड़क बीच में फायरिंग की और जो निशाना जो बना, जो एक दूल्हा नोबियाता दूल्हा था जो सड़क गाड़ी में जा रहा था, उसी फायरिंग से वो जो है वो जांबाक हो गया। ये सूरत हाल थी जो हमने आप लोगों को मुल्ज़िमान से बता दी है। लेकिन हमारे इस माशरे में एहसास नामी चीज़ ख़त्म हो गई है कि हम ये नहीं सोचते कि एक सड़क बीच में हम फायरिंग कर रहे हैं और जहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों का, रागीरों का गुजरना होता है, ये सोच अगर हमारे शहरियों में आ जाए कि हम किसी का घर तबाह हो जाएगा, किसी की फैमिली उस पर असर होगा, ये सोच नहीं है। ये मुल्ज़िमान आज यहाँ पर खड़े हुए आप देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक मुल्ज़िमान नहीं है, इसके अलावा कितने इस तरह के मुल्ज़िमान हैं कि जो सड़क बीच में खड़े होकर फायरिंग करते हैं, निशाना बनाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मेरे ख्याल से सो रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पर इस तरह के सड़क बीच में जो फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग का सिलसिला भी यहाँ पर मुख्तलिफ इस तरह के एरियाज़ हैं, जिस तरह के पेशतखरा हो गया मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसके लिए भी कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ SHO मौजूद है, SHO से हम बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और उन्होंने ये किस तरह इस केस को ट्रेस किया। सिर्फ एक केस नहीं है, पेशावर में इस तरह के बहुत से केसेस सामने आते हैं। SHO पेशतखरा उमर अफरीदी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये वाक़या किस दिन पेश आया और इन्होंने क्या तहकीकात, कहाँ तक इनकी तहकीकात पहुँची है। ये बताएंगे सर कि ये कैसे वाक़या पेश आया और आप लोगों को फिर इत्तला मिली पेशतखरा चौक में ये फायरिंग की गई है जिससे एक दूल्हा जो है वो जांबाग भी हुआ, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 नवंबर रात 7:30 बजे बदकिस्मत ख़ानदान मोनाल रेस्टोरेंट जा रहे थे। जो ही जय वकुआ उमरगुल चौक पहुँचे तो वहाँ पे एक 2 ग्रुप की लड़ाई हो रही थी। तो लड़ाई के दौरान उन्होंने फायर खोल दी। फायरिंग के नतीजे में एक गोली से ये लगकर ज़ख्मी हो गए, जो बाद में अस्पताल जाते हुए जम्मू की ताम लाकर जमा हो गए।
पेशतखरा चौक में 2 फ़रीक़ैन के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में दूल्हा जाम बाग हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SP कैंट एतजाज़ आरिफ। इनसे बात करते हैं कि मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है कि नहीं और ये कार्रवाई किस हद तक पहुँची है और इसमें ये किस तरह की फायरिंग थी कि पेशतखरा चौक में की गई है, जहाँ पर रागीर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो शहरी है आना जाना होता है। चौक में फायरिंग करना एक अजीब किस्म की सूरत हाल होती है। हमारे साथ मौजूद है SP कैंट एतजाज़ आरिफ। इनसे बात करते हैं। एतजाज़ साहब, ये बताएगा कि ये फायरिंग का तबादला हुआ और फिर चौक में हुआ, पेशतखरा चौक में, जैसे कि एक रागीर उससे जाम बाग हुआ, क्या कहेंगे कि ये किस तरह का ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, ये वाक़या हमारे पास रिपोर्ट हुआ कोई हफ़्ता पहले, जब हमें इत्तला मिली कि 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई और उसमें एक राहगीर भी लग चुका है। जब हमारी पुलिस मौके पे पहुंची, हमारी टीम पहुंची, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे फायरिंग हुई और जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जब हम अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पे दोनों ग्रुप जो है ना ज़ख्मी मौजूद थे और उसमें मकतूल भी मौजूद था। पहले तो हमें इत्तला मिली कि वो लग चुका है और उसको ना फ़ौरन अस्पताल ले गए, मौके पे जाम बाग नहीं हुआ। जब उन डॉक्टर भी उसमें जो है वो उन्होंने अपना रोल प्ले किया, लेकिन वो जाम भर नहीं हो सका और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वहाँ पे जाम बाग हो गया। वहाँ पे अब हमारे लिए इसमें थोड़ी सी आसानी इस तरह से हुई कि जो फ़रीक़ैन आपस में फ़ायरिंग कर रहे थे वो ख़ुद भी ज़ख्मी थे, लेकिन उसमें एक फ़रीक जो है वो भाग निकलने में कामयाब हुआ। तो हमारे पास एक फ़रीक मौजूद था, उससे हमने अपनी FIR दर्ज की, तफ्तीश का आगाज़ किया। उससे जब इंटेरोगेशन की तो उसने बताया कि इन दोनों फ़रीक़ैन के माबैन कोई ज़ाती अनात थी, कोई पिछला झगड़ा था जिसको वो पीछे से चला आ रहा था। कोई 2 हफ़्ते पहले भी इनका सिमिलरली एक ऐसा झगड़ा हुआ था और उस दिन भी वो उसी झगड़े की बिना पर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, क्रॉस फायरिंग। बताएं कि ये वाक़या कब पेश आया था? और जैसे कि आपने बताया कि रागीर जो था वो एक जो दूल्हा था वो जाम बाग हो गया, उनकी फैमिली से कोई बात हुई है? और ये भी बताया कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये तो एक सूरत हाल बन चुकी है कि आए दिन जो है ना सड़कों के बीच में फायरिंग की जा रही है, तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसकी रोकथाम के लिए हम जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, हम रेगुलरली इसमें सर्च ऑपरेशंस भी करते हैं गैर कानूनी असले के ख़िलाफ़। जिसके पास भी असला हो उसके ख़िलाफ़ हमारी जो CCPO साहब की पॉलिसी है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई ऐसा असला नहीं होगा जो अनलाइसेंस्ड हो, लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, लोग छुपा लेते हैं, अपना असला नहीं बताते कि उन पर लाइसेंस है या नहीं। तो छोटे मोटे झगड़े पर वो फायरिंग पर उतर आते हैं। तो इससे जो है ना, जिस तरह ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें राहगीर जो है एक जिसका कोई इससे लेना देना नहीं था, किसी फरीक से कोई लेना देना नहीं था, वो भी लगकर जाम बाग हुआ। और उस बदकिस्मत मकतूल की तकरीबन उससे 5 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और ही वॉज न्यूली मैरिड, अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोग नाकाबंदी भी करते हैं, सर्च ऑपरेशन भी करते हैं, और हमें कोई ऐसी लोकल इन्फॉर्मेशन मिले कि इस तरह का वाक़या हो रहा है तो फ़ौरन हमारी पुलिस उस पर रिस्पॉन्ड करती है। तो इसमें पुलिस खासा काम कर रही है। ये बताया गया कि जैसे कि ये वाक़या पेश आया पेशतखरा में, सिर्फ ये एक वाक़या नहीं, इस तरह के कई से वाक़यात इसी तरह इस एरिया में आ रहे हैं। पेशतखरा हो गया, चनीबाला, पाया, जो मुख्तलिफ जो रूरल एरिया में ये ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ना CCTV जो कैमरे हैं वो भी नस्ब नहीं किए गए हैं। जो कातिल है वो बहुत आसानी से फायरिंग करके बहुत आसानी से इन एरिया से, इन इलाकों से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो क्यों कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे इलाकों में CCTV कैमरे क्यों नहीं नस्ब कर रहे हैं कि ताकि आसानी से जो मुलज़मान हैं उन तक पहुँच सके? जी बिल्कुल, इसमें हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम लोग वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनसे कॉन्स्टेंटली राब्ते में रहते हैं। जो मार्केट के सदूर हैं उनसे राब्ते में रहते हैं। जो भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं कि वो भी हमारी मदद को आएँ। चूँकि कानून नाफिज करने वाले इदारे हर जगह पे कैमरे नस्ब नहीं कर सकते, लेकिन जो साहिब इख्तियार जो ये कर सकते हैं उनसे हम राब्ते में रहते हैं कि आप इंश्योर करें कि अपने कैमरे वहाँ पर नस्ब करें। और जो लोग छोटी छोटी बातों पर, झगड़ों पर इस तरह फायरिंग करते हैं, उनके साथ भी हम राब्ते में रहते हैं। हम ये हमेशा चेक करते रहते हैं कि फ़लाँ फैमिली का या फ़लाँ ग्रुप का किसी और ग्रुप के साथ अगर झगड़ा है तो उनको हम उनके ख़िलाफ़ इंसदादी कार्रवाई भी रेगुलरली करते रहते हैं। तो हमारे स्टेप्स तो इन प्लेस हैं, तो फिर भी उसमें जो है ना हमें इस तरह के वाक़यात देखने में मिलते हैं। उनकी रोकथाम के लिए पुलिस पूरा काम कर रही है।
असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से कई घराने उजड़ चुके हैं। कवानीन के मुताबिक सजाएं ना मिलने के सबब ऐसे अफराद की हौसला अफजाई होती है जो इस जुर्म में मुलविस होते हैं। दरहकीकत इसकी रोकथाम के लिए पुलिस के साथ समाजी सतह पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना नागुज़ीर है। प्रोग्राम जुर्म सज़ा से शीबा हैदर और कैमरामैन तारिक अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।